तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में कोई हलचल होती है और उसका असर, उसका तूफान दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच जाता है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक हेडलाइन से, एक खबर जो टीवी पर फ्लैश होती है और बस बाजारों में खलबली मच जाती है। चारों तरफ आप देखिए तो बस एक डर का माहौल बन जाता है। अब ये जो पहली लहर आती है ना, वो होती है सिर्फ और सिर्फ डर की। लोग एकदम घबरा जाते हैं और अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं। इसी को तो कहते हैं पैनिक सेलिंग। और जैसे ही ये खबर फैलती है, बस कुछ ही घंटों के अंदर क्रिप्टो मार्केट में तो जैसे भूचाल सा आ जाता है। बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, सबके सब धड़ाम से नीचे। और इस भारी बिकवाली का नतीजा क्या हुआ, जरा सोचिए। लगभग $500 बिलियन। इतनी पोजीशन जबरदस्ती बंद करनी पड़ी। और ये सब हुआ सिर्फ 24 घंटों के अंदर, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स को सीधा सीधा भारी नुकसान झेलना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में ना इसे रिस्क ऑफ इवेंट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी मार्केट में माहौल बिगड़ता है, अनिश्चितता बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो जोखिम वाली चीजों से अपना पैसा निकालते हैं और भागते हैं। तो सवाल ये है कि ये पैसा फिर जाता कहाँ है? ये पैसा क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स जैसे जो हाई रिस्क एसेट्स हैं, वहां से निकलकर अमेरिकी डॉलर और सोने जैसे पारंपरिक सेफ हेवन्स में चला जाता है। मतलब वो जगहें जिन्हें लोग सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं लीवरेज डेथ स्पाइरल। ये एक ऐसा जाल है, आप समझिए, कि जबरदस्ती की बिकवाली होती है, जिससे कीमतें और गिरती हैं और फिर उन गिरती कीमतों को देखकर और लोग बेचते हैं। और ये साइकिल चलता रहता है, मार्केट को और नीचे धकेलता जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गई सिर्फ मार्केट की बात, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में तो ये बस शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बाजार की ये घबराहट एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बदल जाती है। देखिए, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सबसे पहला असर पड़ा कच्चे तेल पर। कीमतें एकदम से आसमान छूने लगीं। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हैं, जहां से ज्यादातर तेल की सप्लाई होती है, उन पर खतरा मंडराने लगा था। अब जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर सब पर पड़ता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तो मानो नींद ही उड़ गई। उन्हें डर सताने लगा कि महंगाई बेकाबू हो जाएगी, और इसी डर से उन्हें ब्याज दरें बढ़ाने जैसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। और इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर पड़ता है भारत जैसे देशों पर। क्यों? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर हैं। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है भारत अपनी जरूरत का कितना बड़ा हिस्सा सीधे उसी कॉन्फ्लिक्ट जोन से इंपोर्ट करता है, चाहे वो कच्चा तेल हो, एलएनजी हो या फिर एलपीजी। मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर एक सीधा खतरा मंडराने लगता है। अब देखिए, लड़ाई की वजह से हुआ क्या कि जो माल ढोने वाले जहाज थे, उन्हें लंबे घुमावदार रास्ते लेने पड़े, और नतीजा, सफर का टाइम बढ़ गया, ईंधन का खर्चा बढ़ गया, और तो और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी, सब कुछ एकदम से कई गुना बढ़ गया। और इस पूरे सप्लाई चेन शॉक का सीधा असर कहाँ पड़ा? हमारी इंडस्ट्री पर। पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, ये जो जरूरी रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी कीमतें सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आसमान छूने लगी। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये आखिर में एक आम निवेशक को कैसे असर करती हैं? ये कोट उसी हताशा को, उसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि दूर कहीं कोई लड़ रहा है और यहाँ हमारे पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं। परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है, जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल मचती है तो सरकारें भी चुप नहीं बैठ सकती। उन्हें भी अपनी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो नीतियां हैं, उन पर दोबारा सोचना ही पड़ता है। इसका एक उदाहरण है भारत। इस पूरे संकट को देखते हुए और साथ ही अमेरिका जैसे देशों के बदलते रवैये को भांपते हुए, भारत ने भी क्रिप्टो पर अपने जो सख्त नियम थे, उनकी समीक्षा करनी शुरू कर दी। और इसी बीच एक और चीज हो रही है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, वो भी पीछे नहीं हैं। वो अपना खुद का एक विकल्प तैयार कर रहे हैं। क्या है वो? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, यानी CBDCs, जिनका मकसद है प्राइवेट क्रिप्टो को टक्कर देना। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा संकट हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है।
सवाल ये है कि आखिर इस दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का असली रोल है क्या? और ये जो घटना है ना, ये डिजिटल पैसे के भविष्य को लेकर जो एक बहस चल रही है उसे और भी तेज कर देती है। एक तरफ है प्राइवेट क्रिप्टो, विकेंद्रीकृत सेंसरशिप विरोधी, और दूसरी तरफ है सरकार समर्थित CBDCs जो कंट्रोल्ड हैं। इससे एक और बात साफ होती है कि बिटकॉइन की कहानी इतनी सीधी नहीं है, ये काफी जटिल है। शॉर्ट टर्म में यानी कुछ दिनों के लिए तो ये एक हाई रिस्क टेक स्टॉक जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लॉन्ग टर्म में इसकी जो असली वैल्यू है यानी सरकारी नियंत्रण से आज़ादी, वो और भी मजबूत होकर सामने आती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब पूरी दुनिया संकट में हो, जब चारों तरफ उथल-पुथल मची हो, तो पैसा अपनी सुरक्षा कहाँ ढूंढता है? इसका असली ठिकाना क्या है? क्या वो सदियों पुराना सोना और डॉलर है, या फिर भविष्य की कोई नई डिजिटल संपत्ति?